क्लास 10th हिस्ट्री इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव या शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। गांव और शहर के बीच काफ़ी भिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव के प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में होता है। गांव से शहर का विकास एक बृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों तक फैली है। समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतर्निहित संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल से ही पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। ऐसे वे क्षेत्र जो मुख्य व्यापार मार्गों अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे। कुछ ऐसे क्षेत्र जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे तथा धार्मिक स्थल नगर व्यवस्था को सुदृढ़ भी करते थे। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कई प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवस्था लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस व्यवस्था में नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तन करना चाहती थी यथासंभव नियंत्रित रखा, रोका और अपने समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपरा एवं स्वरूप के लिए प्राचीन पारिपाटी के प्रति ऋणी थी, किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी जो अधिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इस पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। कालांतर में ही ऐसे शहरों का विकास हुआ जिसमें भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। ये शहर तथा इसके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य के दृष्टिगोचर एवं अग्रदूत थे। ये शहर नए मार्गों से जोड़े गए तथा इनके बीच सड़क एवं जल मार्गों द्वारा व्यापार होने लगा। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद का उदय। दूसरे विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग का जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। एक स्थान सामाजिक जीवन का शुरुआत गांव से अस्थायी जीवन का शुरुआत गांव से ही हुई है। इस संक्रमण की प्रक्रिया में जहां खानाबदोशी जीवन की पद्धति थी जिसकी विशेषता शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, उसके स्थान पर स्थानीय कृषि को प्रारंभ किया गया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं को जन्म दिया जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अतः स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्चतम विभाजन से व्यावसायिक विशिष्टता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन परिवारों के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं। शहरों तथा नगरों से गांवों को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन से
से ही होती है, जो इसकी आयु का प्रमुख स्रोत है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रयोगी था एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। इसी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया आरंभ हुई। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर अवसर की तलाश में बढ़े। प्रारंभिक में शहरों में बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा, परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह सब तब भी अपेक्षित वर्ग रहे, जिसने सामाजिक भेदभाव की भावना को बनाए रखा। इस दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक शहरों का विकास हुआ, जिसमें शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र स्वयं शहर बन गए, जहां दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगे। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति समय होने के कारण कई दशक बाद तक अधिकतर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाए तो उसके विकास की प्रक्रिया को कस्बों के रूप में प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है, जहां कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासन तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था, जिसे यह करों और अधिशेष के प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। अधिकांश कस्बों और शहरों की किलाबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पृथकता को चिन्हित करती थी। कस्बा ग्रामीण अंचल का एक छोटा नगर जो माना जाता है कि अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गज एक छोटी अस्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंधित है। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे, जहां एक पूरी क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता है और उनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। इंग्लैंड औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। फिर भी 1850 ईस्वी तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण के शहर ही थे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किए गए। कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहरों की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यह एक महाकाय शहर था, जिसकी आबादी 6,75,000 तक थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन के विस्तार की प्रक्रिया जारी रही। 1810 से 1880 ईस्वी तक उसकी आबादी की संख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यह प्रवासियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल रहा। लंदन के 5 प्रमुख उद्योगों में लंदन की गोदी के अलावा छपाई और स्टेशनरी उद्योग, परिधान और जूता उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग तथा चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों का और कीमतों की धातुओं की चीज़ें बनने वाले उद्योग 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन में मोटर कार और बिजली की उपकरणों का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई। महानगर किसी प्रांत या देश की विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है। 19वीं शताब्दी का लंदन
क्लार्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। लंदन का फैलाव। 4 अलग अलग दौरों में लंदन की आबादी की दर्शाने वाली मानचित्र। शहरों की ओर बढ़ते रुझानों ने लंदन जैसे पुराने शहर के स्वरूप को भी बदल दिया। चूँकि यह शहर प्रवासियों का शहर बनता जा रहा था, तो इस घनी आबादी वाले शहर में इन नवगंतुकों के लिए सस्ते, सामान्य और सुरक्षित आवास बनने लगे। चूँकि कारखानों के मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराते थे, प्रव्रजन का यह एक प्रमुख परिणाम पाया गया। टेनेमेंट्स, काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते थे। स्ट्रेंजर्स होम, अजनबियों का घर, दी इलेक्टेड्स न्यूज। बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाएं और स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा में इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लंदन अगर एक और मशीनरियों और धनी लोगों का शहर था, तो दूसरा सत्य यह भी था कि ये अक्सर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे। सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे, जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। चूँकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। अगर एक ओर संपन्नता की थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ बाह्य चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल और अंधकार की ओर अवसर थे, तो दूसरा और निराशा। जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ, वैसे ही कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां में भी वृद्धि हुई, जैसे जो अपराध में वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। डेविड थॉमस के अनुसार इस औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया। 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। हेनरी मेह्यू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। इसके अलावा 1861 की जनसंख्या ने घरेलू नौकरों की संख्या में अधिकतर वृद्धि होने की जानकारी प्रदान की, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। बाल मजदूर की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। शहरों में अगर एक ओर रोजगार था, तो दूसरी ओर उसके सीमित रूप से, जहां अल्प कुशल मजदूरों को एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया, जो झोपड़पट्टियों में गुजारा कर रहे थे। शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकान को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने लगा, चूँकि इसमें हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। दूसरे, इसमें आग लगने का खतरा बना रहता था। और तीसरा, इस विशाल जन समूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आकांक्षा बनी रहती थी। इन आकांक्षाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूर के लिए आवासीय योजना शुरू की गई। लंदन में एक झोपड़पट्टी 1889। 20वीं शताब्दी के मजदूर में आवासों का घनत्व एवं साफ सफाई की कमी। लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहरों को योजना अनुसार बसाने की कोशिश की गई। लंदन का गिरहरित पट्टी विकसित करके देहात और शहरों के दूरी को कम करने के बजाय उपाय किए गए। इस अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार
एडवर्ड हावर्ड गार्डन सिटी बगीचों का शहर का नाम दिया जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। विश्व युद्धों के दौरान 1919 से 1939 मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज्य ने ले लिया और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए, जो छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर निर्मित हुए। इस अवधि में शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे, अतः शहर के आसपास यानी उपशहर बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की गई। देशिक जीवन क्षमता को आश्वस्त किया गया। संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन सुरक्षा, पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई। न्यू अर्जविक एक बगीचा उपशहर। इस चित्र में न्यू अर्जविक एक बगीचा उपशहर, इसमें चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थान के सहारे एक नया सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा था, जिसे रेमंड अनवित और वैरी पार्कर ने तैयार किया था। परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई, जिसमें बृहद जन परिवहन प्रणाली का निर्माण हुआ। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों के जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन भी आया। शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ी। ध्यान से देखिए, इसमें चारों तरफ बंद हरे भरे स्थान के सहारे एक नया सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा है। लंदन में भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल किया, जिसके जरिए लोग भारी संख्या में शहर के विभिन्न छोर तक पहुंच सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत रेल पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1963 ईस्वी को किया गया। यह रेल लाइन लंदन की पैडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले दिन यात्रियों की संख्या 10,000 तक थी। 1880 तक यह भूमिगत रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। चार्ल्स डिकेंस ने 1848 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन में गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया। इन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुई। 20वीं शताब्दी के आने तक न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की, जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ा जा सका। इस चित्र में श्वासविरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड विज्ञापन सन 1919 के आसपास विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाए तथा शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था को भी एक नया आकार प्रदान किया गया। गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 के आसपास। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या ये स्थल यहाँ कुछ मनुष्यों के लिए
अवसर प्रदान कराता है, वही यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। परंतु इस बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत जिससे व्यक्ति समुदाय ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। सिद्धांत आगे बढ़ाते हैं जो कई कारणों से जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जाति या जाति, देश तथा समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान और तीव्र करता है तथा उसमें एक ओर सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करता है, दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेश एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदल गए। इस प्रकार मोहल्ले घेटो कहलाए। इस घेटो सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शब्दों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेरोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों को एक विशिष्ट देशी रूप देते हैं। शहरों में नए सामाजिक समूह बने। सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपदेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। जहाँ पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहाँ ये बंधन ढीले पड़ने लगे। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिला ने लगभग 1870 के बाद भारत के राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले पाई। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है। उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कई सहायक सिद्ध हुई तो कहीं बाधक। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण है जहां महिलाएं अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वह क्षेत्र था उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोगिता के वस्तुओं का निर्णय लेती थी, अतः विज्ञापनों ने उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिंग सभी वयस्क पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन, 10 घंटों का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन में पुरुष भी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। व्यवसायी वर्ग नगरों उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पाद, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा अनुबंधन, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक अधिकारी आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। यह नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। लेसेज फेयर आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था। एक पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता थी। नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे। इन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव स्वयं अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं अध्यवसाय से अर्जित की थी। इस वर्ग का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा। मध्यम वर्ग शहरों का उद्भव
ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक सामान्य आय प्राप्त करने वाला वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्य कर रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। श्रमिक वर्ग। आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सबहरा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर इनका पलायन हुआ। इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शोकिंड आदि अस्तित्व में आए। इन शहरों में श्रमिक की संख्या अधिक थी। चूँकि लोक कल्याण के भावना की कमी थी, अतः इस शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता। अतः श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किए। बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्री नियम बनाए गए। इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करने वाले के लिए संगठित ढंग से काम करने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। चूँकि इन नियमों का पालन नहीं हुआ, अतः श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं लाया जा सका, जिसे लेकर मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ और वे ट्रेड यूनियन बनकर अपने को संगठित करने लगे। औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई। पश्चिमी यूरोप शहरों में विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे, जिसमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। इस शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयर हाउस, सेना की छावनियाँ, शैक्षणिक संस्थाएं, संग्रहालय और पुस्तकालय थे। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा किए जा सके और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास, अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में बसे। कपड़ा मिल खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। 1954 में पहला कारखाना मिल स्थापित हुआ और 1921 तक वहां 85 कपड़े मिल खुल चुकी थी। इसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। 1931 तक लगभग एक चौथाई ही बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। 1930 में बम्बई का मानचित्र, जिसमें 60 टापुओं और विकसित की गई जमीन को देखा जा सकता है। लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर। 1840 लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 गज था। 1872 में लंदन में प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। बम्बई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहते थे। कोट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इस तरह की उपनगरीय आबादी को एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी रही।
शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चलने से अधिक लोग बम्बई आकर बसने लगे, जिससे बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबाव बढ़ा, जिससे बम्बई के 70% लोग घनी आबादी वाले चौलों में रहते थे। बम्बई की चाल बहुमंजिला इमारतें होती थी। लंदन कैंटोनमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर व्यापार और महाजन की निजी संपत्ति होते थे। बाहर से आने वाले लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करते थे, परंतु ये मात्र कमरों की कतार होती थी जिसमें अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो बम्बई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से शुरू किया। 1898 में सिटी बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 में बम्बई के मकानों में महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, परंतु इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। जमीन की कमी के कारण भी शहर के विस्तार में बम्बई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई। बम्बई के गवर्नर विलियम हार्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र से पानी की चपेट में आने से बच जाएं। 20वीं सदी की शुरुआत में कलावा देवी रोड के पास बनाई गई चौल। कलावा देवी रोड। भूमि विकास दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने या किसी अन्य काम के योग्य बनाना। भूमि विकास 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई। सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट का विकास करने का ठेका बैंक बेरी क्लेमेशन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जीवन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली, इसका इस्तेमाल 22 एकड़ का बलार्ड एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। बम्बई में आने वाले अप्रवासियों और उसके दैनिक जीवन में कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता है, निष्कर्षतः शहर के अंतर्विरोध के बावजूद शहर में ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है जो स्वतंत्र और नए अवसरों की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। मरीन ड्राइव बम्बई का यह प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी समुद्र जमीन को विकसित करके बनाया गया। सिंगापुर शहर का विकास। एशियाई देश में सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई। ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। उस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था। सिंगापुर पर उस समय श्वेत तो का ही शासन था। शहर की ज़्यादातर आबादी भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। सिंगापुर मरीन 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आज़ादी मिली, तब एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए, जिसमें सरकार को इसका समर्थन प्राप्त हुआ। ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार के सेवाओं का इंतजाम किया गया।
इन इमारतों में शहरों के सामाजिक जीवन को भी बदल दिया। बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इन इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई थी। शहरों में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। भारतीय, चीन और मलय इन तीनों समुदायों के बीच नस्ली सामाजिक टकरावों को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना, बैरोन हॉस्मोस, शिया नदी। सचेत रहने के उपाय किए गए। अखबार, पत्रिका और अन्य प्रकार के संचार साधनों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं और संपन्नता मिली, लेकिन यह मान्यता भी है कि इस शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है। जिस प्रकार से बैरोन हॉस्मोस ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, वह शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कों या बुलेवर्ड्स, छायादार सड़क बनाई गई, खुले मैदान तैयार किए गए, पेड़ पौधे बगीचे लगाए गए। पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया। 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाज लोगों में से एक निर्माण कार्यों में लगाया गया। पर इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया। पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानवी रूप में बदल दिया गया, पर जल्द ही यह भावना गर्व में बदल गई। पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाना गया जो सिर्फ वास्तुकला के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के रूप में एक प्रभावशाली स्थान बन सका। पाटलिपुत्र पटना। हमारे राज्य पटना नगर का विकास शहरीकरण की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था, जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती थी। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना। मौर्य शासन में कांधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हार से प्राप्त हुए हैं। इस नगर की आबादी उस समय लगभग 4 लाख थी। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं को विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। गोलघर का चित्र, पटना। गुप्त काल में भी इस नगर का गौरव बना रहा। गंगा नदी के किनारे बसा पटना शहर, इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई। प्राचीन काल में यह नगर शिल्प, कला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्यकाल में पतनशील अवस्था में आ गया। मध्य युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पुनः स्थापित किया। उसने 1541 ईस्वी के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया, क्योंकि इस स्थान के सैनिक महत्व का उसे आभास हुआ। अब्दुल्ला की रचना तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला की रचना है में इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। अकबर के शासन काल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। 1856 ईस्वी तक अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच ने इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहाँ से कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता था। उसके अतिरिक्त सोरा और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था। यूरोप व्यापारियों के साथ पंजाब के खत्री और पश्चिम भारत के जैन व्यापारी और ईरानी, मध्य एशियाई एवं
अर्मीनियाई व्यापारी भी इस शहर में सक्रिय थे। 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में इस शहर की आबादी 3 लाख से अधिक बताई जाती है, जबकि समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर महत्वपूर्ण माने जाते थे। मुगल काल में अनेक सुंदर और भव्य इमारतों का यहाँ निर्माण हुआ, जिसमें अधिकतर अब नगर के मध्य एवं पूर्वी भागों में देखी जा सकती है। इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिस कारण यह नगर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में भी माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और अजीमाबाद नाम दिया। उस समय इस नगर में पुनर्निर्माण का लगभग 1 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। तब यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रणीय था। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम आरंभ हुआ। अजीमाबाद क्षेत्र के कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही स्थित था। यहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया, जो आज गोलघर के नाम से विख्यात है। इन्हीं दोनों के बीच क्षेत्र में पटना का आधुनिक नगर का विकास आरंभ हुआ। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था भी क्रमिक ढंग से विकसित हुई। 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र के शासक की देखरेख के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति हुई, जबकि 1774 में ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासनिक के लिए व्यवस्था लागू की गई। इसमें पटना के नगर केंद्रीय स्थिति बनी रही। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पटना इसकी राजधानी बनी। 19वीं-20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास आरंभ हुआ और नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल आदि का निर्माण हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण के दिशा में भी आबादी का विस्तार तेजी से हुआ। वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्र नियंत्रण 250 वर्ग किलोमीटर है। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। वर्तमान में यह शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी इसकी स्थिति प्रशंसनीय है। शहरीकरण की प्रक्रिया में बहुत लंबी रही। ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था को हटकर कृषि व्यवस्थित आगे बढ़ते हुए नई आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, जिसने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया। शहरों के इस विकास क्रम ने लोगों को नई चेतना प्रदान की और सुविधा दी, तो दूसरी ओर नई समस्याओं को भी जन्म दिया गया, जिसके निदान की आवश्यकता आज है। इस कई सामाजिक संरचनाओं के अंतर्गत शहरों के विकास, जहां एक ओर व्यवसायी, मध्यम एवं श्रमिक वर्ग आए तो दूसरी उन्हें साथ वर्गभेद की भावना भी आ गई, तो समाजवादी विचारधारा के विपरीत एवं लोकतांत्रिक पद्धति को भी प्रभावित करती है। शहरों की निरंतर प्रगति एवं इसके विस्तार से हमारी जीवन शैली का सकारात्मक रूप से प्रभाव हुआ। शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हुए। दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी बलवती हुई। एक संतुलन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जिसे हम शहरी व्यवस्था के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं।